हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग मेरा नाम तो जान ही गए होंगे, मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ। आखिर सिलेक्शन का होम्योपैथ है क्या, जिसमें मैं अर्थमेटिक्स के मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। क्योंकि एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तो हमारे पास मेंटली प्रेशर बहुत होता है और हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें लगता है क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन जब हम सॉल्व करने बैठते हैं तो नहीं आता है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ। तो आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये। पढ़िए, फिर मैं इसे बताता हूँ आपको सॉल्व कैसे करना है। मैं हमेशा से यही बोलता आया हूँ कि आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जब पढ़ेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। अगर ये बातें आपको आसानी से समझ में आ जाती हैं तो आपको सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप पढ़िए, फिर मैं इसे बताता हूँ सॉल्व कैसे करना है। अगर इसे आप सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो रोक करके सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिए, ताकि आपको भी पता चले कि हमारा आंसर सही था या गलत। सॉल्व करने के बाद आप वीडियो देखिए कि हमारा आंसर, आपका आंसर जो आपने सॉल्व किया है वो सही था या नहीं। तो आपका इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगर नहीं आता है तो मैं सॉल्व करने के लिए तो बैठा ही आपको समझाने के लिए। ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा। चलिए मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है राजेश द्वारा धारा के अनुकूल 192 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 128 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगाए गए समय का अनुपात बताना है, रेशियो बताना। ठीक है, आगे उसने दे रखा है यदि उसे धारा के अनुकूल एक समान दूरी तय करने में 15 घंटे लगते हैं और धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में 22.5 घंटे लगते हैं, तो धारा की गति भी दे रखा है उसने। ठीक है, किमी प्रति घंटा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है डिस्टेंस दोनों का क्या है, समान है। अप स्ट्रीम डिस्टेंस एंड डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस जो है हमारा समान है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो हमारी स्पीड होती है, मतलब स्पीड अप स्ट्रीम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ अप स्ट्रीम एंड टाइम ऑफ अप स्ट्रीम। ठीक है, और स्पीड जो होती है वो डाउन स्ट्रीम की, डिस्टेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम अपॉन टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम। अगर हमारी ये समान है, डिस्टेंस कह रहा है डिस्टेंस समान है, तो अप स्ट्रीम ये डाउन स्ट्रीम हो गया हमारा, तो हमारी स्पीड क्या होगी, अप स्ट्रीम का जो होगा, मान लिया हमारी अप स्ट्रीम का टाइम कितना दे रखा है उसने, कितना दे रखा है उसने, धारा के अनुकूल एक समान दूरी तय करने में। धारा के अनुकूल मतलब ये डाउन स्ट्रीम हो गया। अप स्ट्रीम कितना दे रखा है, 22.5 घंटे। टाइम कितना दे रखा है, 22.5 घंटे। इधर कितना दे रखा है, 15 घंटे। अगर टाइम का रेशियो हम निकाल लें कितना, अगर दशमलव खत्म करने के लिए यहाँ 0 बढ़ा देते हैं हम। ठीक है, ये दशमलव कैंसिल हो गया हमारा, तो ये कितना हो गया, 225 इंटू 150। ठीक, अब 75 तेइया 225, 75 गुना 150, टाइम का रेशियो कितना आ गया हमारा, इतना। तो हमारी स्पीड की जो रेशियो होगी वो कितनी होगी, स्पीड की रेशियो कितनी होती है, स्पीड की रेशियो टाइम का इन्वर्सली होता है। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस समान है तो यहाँ से देख लीजिए, अगर स्पीड समान है तो हमारा क्या होगा, यहाँ स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम, टाइम ऑफ अप स्ट्रीम, इसको सॉल्व करने पर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। तो अगर हमारा टाइम 3/2 का रेशियो है तो स्पीड कितनी होगी, 2/3 का। ठीक है,
हम मान लेते हैं हमारी स्पीड जो है वो अप स्ट्रीम 2x है एंड डाउन स्ट्रीम 3x। ठीक है, मैंने x लगा के क्या कर दिया, इसको बना दिया 2x 3x। कह रहा है 192 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम, और 128 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो 192 किलोमीटर कितना जाती है, डाउन स्ट्रीम जाती है। किस स्पीड से, डाउन स्ट्रीम किस स्पीड से जाती है, 3x स्पीड से। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, टाइम। यही तो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका और इधर कितना हो गया, 128 किलोमीटर किस स्पीड से जा रही है, भाग दे दिया तो क्या आ जाएगा हमारा, टाइम आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, x कैंसिल, 6 18 3 4 12 64, यहाँ पे भी कितना आया 64, 64 से 64 कैंसिल। मतलब हमारा टाइम अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का जो रेशियो आया वो कितना आया हमारा, 1/1। ठीक है, 1:1 कौन इसमें है, कोई नहीं है। हमसे पूछा क्या था, इनके रेशियो ही तो पूछा था, हमने क्या निकाल दिया, टाइम डाउन स्ट्रीम टाइम अप स्ट्रीम के बीच की रेशियो। हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, कहीं नहीं पड़ी। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में जो है काफ़ी अनवांटेड चीज़ें रहती है, तो आप उसका यूज़ करने के चक्कर में क्वेश्चन को पढ़ते रह जाते हैं, ये कैसे होगा, ये कैसे हो, इसका यूज़ नहीं हुआ। तो कभी कभी क्या होता है कि उसको छोड़ देना ही पड़ता है, क्योंकि हमें रेशियो पूछा है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हमसे कुछ और पूछा होता, बोट की चाल, तो हम बता सकते, राजेश द्वारा, तो अगर राजेश की चाल पूछी गई होती तो हम बता सकते थे, तब हमें बी की ज़रूरत पड़ती, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप लोग इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है अमन, भास्कर और चंदन ने 1870 रुपए की लागत वाला एक काम किया। एक काम किया उसने, तीनों मिल के, जिसमें 1870 रुपए ने मिले। ठीक है, तो अमन ने 7 दिन काम किया, भास्कर ने 6 दिन और चंदन ने 5 दिन काम किया। इतने दिन काम करने के बाद इनको क्या मिले, 1870 रुपए मिले। यदि उनकी दैनिक मजदूरी पर डे वेजेस जो है कितना है, 5:5:4 के अनुपात में मिली है। ठीक है, तो भास्कर को कितनी रकम मिली ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो डेली वेजेस कितने हैं इनके, हम मान लेते हैं अमन को A, भास्कर को B एंड चंदन को C का रेशियो दे रखा है इसने, कितना, 5 का एंड 4 का दे रखा है। ये चीज़ें समझ में है। ये क्या है, हमारी डेली वेजेस है, मतलब पर दिन उसकी दैनिक मजदूरी इतना है, यदि उनकी दैनिक मजदूरी इतना है। ठीक है, पर डे की। ठीक है, उनकी दैनिक मजदूरी मतलब पर डे कह रहा है ये, पर डे डेली वेजेस है इनकी। क्या है, डेली वेजेस। तो डेली वेजेस हमारा क्या है, इतना है। डेली वेजेस हमें ये दिया है। अब कह रहा है कि और वर्क डे कितना किया इसने, वर्क डेज कितना किया इन लोगों ने, अमन ने कितना किया, 7 दिन। अमन ने कितना किया, 7 दिन। और भास्कर ने कितना किया, 6 दिन। 6 का गुणा कर देते हैं, यहाँ 7 का गुणा किया, यहाँ 6 का। और चंदन ने कितने दिन किए, 5 दिन, तो 5 का गुणा कर लेते हैं। तो ये 7 बचे 35 दिन, 35 आ गया यहाँ, 6 पंचे 30 आ गया और 4 पंचे 20। ये हमारा क्या आ गया, टोटल वेजेस मतलब टोटल मजदूरी इनकी कितनी आ गई, टोटल मजदूरी हमारी आ गई ये। ठीक है, क्योंकि ये 1870 रुपए जो है वो 7 दिन 6 दिन और 5 दिन काम करने के बाद 1870 रुपए मिली है। तो मैंने क्या किया है, एक दिन में इतना काम करते हैं, एक दिन में इतना, एक दिन में इतना। तो 7 दिन में वो इतना काम करेगा, 5 दिन में इतना करेगा, 4 दिन में इतना, 5 दिन में इतना काम करेगा। तो ये क्या है इनकी टोटल। इसी रेशियो में हम क्या करते हैं, इनको बांट देते हैं, जितना दिन काम किया
इफिशिएंसी से काम किया, उसी में तो हम बांटते हैं पैसे को। तो 35, 30 और 20 कितना हो जाएगा ये? 3 दो 5, 3 8, 85। ठीक है, 85 यूनिट का मान कितना दे रखा है? टोटल 1870 रुपये बांट रहा है। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 17 पचे 85, 17 1 17, 17 1 17, 10, 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 22 यूनिट आ गया, 22 आ गया, 22 रुपये। एक यूनिट का मान 22 रुपये आ गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है? तो भास्कर को कितनी रकम मिली? भास्कर ने 5 के पर डे के हिसाब से कितने दिन काम किया था? 6 दिन, जो कि टोटल 30 है। तो 30 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? अगर मैं इसमें 22 का गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा? 22 3 66, 660 रुपये किसको मिलेंगे? भास्कर को कितने मिलेंगे? 660। कौन सा आंसर चाहिए हमारा? सी। कौन सा आंसर चाहिए हमारा? सी। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। मैं यही कहूँगा आपसे कि आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, और अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो उसे एक बार वीडियो रोक करके सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिए। उससे क्या होता है कि आपका दिमाग खुलता है कि कहाँ गलती हो रही। बाद में अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं कि हाँ, ये चीज़ें हमसे यहाँ गलती हो रही थी, तो अगली बार वो नहीं होगा। अब ये सोचिए कि आप वीडियो देख करके, लेट करके या बैठ करके वीडियो आप देख रहे हैं, तो वो चीज़ें उस टाइम के लिए समझ में आती हैं, बाद में वो भूल जाते हैं। आप इसको 2 बार देखिए। एक बार बीच बीच में जैसे देख रहे हैं, वीडियो रोक कर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद पूरा सॉल्व हो जाए तो एक बार आप क्या करिए, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर नहीं समझ में आता है तब वीडियो देखिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक टेलीग्राम चैनल बनाता हूँ, उसमें आपके सारे क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो आप पढ़ लिया होगा आपने, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है, तन्मय और उमंग ने एक असाइनमेंट कार्य शुरू किया, एक असाइनमेंट किया और वैकल्पिक दिनों में किया, ठीक है, काम किया। यदि तन्मय पहले काम शुरू करता है तो पूरा कार्य 19 सही 2/3 दिनों में पूरा होता है। यदि उमंग पहले काम शुरू करता है तो पूरा कार्य 19.5 दिनों में पूरा होता है। तो उमंग के संबंध में तन्मय की दक्षता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब उमंग से तन्मय की दक्षता कितनी ज़्यादा है, कितने परसेंट या कम है, वो बतानी है हमें, ठीक है। कह रहा है तन्मय उमंग, तन्मय को टी मान लेते हैं और उमंग को, ठीक है। कितने दिन में कार्य पूरा करते हैं ये? तन्मय उमंग टुगेदर कंप्लीट द वर्क। कितने दिन में करते हैं ये? 19 सही 2/3 दिन में। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वैकल्पिक दिनों में उमंग, और ये वैकल्पिक दिनों मतलब पहले तन्मय कर रहा है बाद में उमंग। तो अगर पहले तन्मय कर रहा है, फिर बाद में उमंग कर रहा है, फिर तन्मय कर रहा है, फिर उमंग कर रहा है, तो आगे ये क्या कर रहे हैं, इतने दिन में कार्य पूरा कर रहे हैं। देखा जाए तो ये 2 दिन कर रहे हैं, फिर तीसरे दिन क्या हो रहा है, फिर तन्मय आ रहा है। तो 2 से हम क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं, जिससे पूरा पूरा चला जाए, और वो भी जो टाइम दिया है उससे पहले। तो अगर हम 2 से देखें तो 18 तक दिन क्या किया, तन्मय और क्या नाम है, उमंग, ये दोनों काम करते हैं साथ साथ। मतलब एक दिन तन्मय एक दिन उमंग, ये 18 दिन, सॉरी 9 दिन काम करते हैं। 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 दिन से क्या करते हैं, तन्मय पहले, फिर 9 दिन उमंग काम करते हैं। अब अगली बारी किसकी आ गई, तन्मय स्टार्ट किया था तो अब क्या आ गई, तन्मय की बारी। अभी काम कितना बचा है, 1 सही 2/3 दिन। तो फिर एक दिन काम करता है कौन, तन्मय। अब बारी आ गई फिर उमंग की। उमंग की बारी अब बारी आ गई उमंग की। अब बचा काम कितना है, 2/3। अब 2/3 काम कौन करता है, उमंग कर रहा है, ठीक है। ये काम हमारा क्या हो गया,
कंप्लीट हो गया, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया ना 19 दिन। देखिए 9 दिन टी ने काम किया, मतलब तन्मय ने काम किया, फिर अगले 9 दिन उमंग ने काम किया, फिर टी एक दिन काम किया और फिर बचा हुआ काम 2/3 किसने किया, उमंग ने किया। ठीक, टोटल अब जोड़ लेते हैं। तो ये एक काम कंप्लीट हो गया, कोई एक काम था वो कंप्लीट हो गया। तो 9 और 10, 10 दिन टी ने काम किया और यू ने कितने दिन काम किया, 9 सही 2/3 दिन में यू काम किया। ये जो टी हमारी है ये इफिशियंसी है, टी की इफिशियंसी से उसने 10 दिन काम किया और ये यू ने इतने दिन काम किया, यू की मतलब यू की इफिशियंसी से इतने दिन काम किया। एक काम कंप्लीट हो गया। अब आगे कह रहा है यदि उमंग पहले काम को काम करता, यहाँ पे तो पहले किसने काम करना स्टार्ट किया, टी ने। अब यहाँ पे पहले कौन उमंग काम करना स्टार्ट कर रहा है, उमंग। तो पहले उमंग फिर तन्मय, ठीक है, पहले उमंग फिर तन्मय, फिर उमंग फिर तन्मय। तो ये कितने दिन काम कर रहे हैं टुगेदर, 2 से भाग देते हैं, ठीक है, 2 से भाग दिया तो 18 दिन तक जाएगा, 9 मतलब 9 दिन इसने काम किया, 9 दिन इसने काम किया, ठीक है। फिर बच कितना गया, 1.5 दिन का काम। अब उमंग ने स्टार्ट किया है तो अब किसकी बारी आ गई वापस, फिर उमंग काम करेगा 1 दिन, ठीक। फिर अब बचा काम कितना, आधे दिन का। आधे दिन का काम अब कौन करेगा, तन्मय करेगा। आधा दिन मतलब 1/2 तन्मय काम किया। अब क्या क्या हुआ काम, यहाँ भी काम हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, यहाँ भी काम कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 दिन उमंग ने काम किया, 9 दिन तन्मय ने काम किया, फिर 1 दिन उमंग की बारी आई, फिर आधा दिन तन्मय ने काम किया। अब हम जोड़ लेते हैं इनको, तो क्या हो गया, 10 उमंग 9.5 तन्मय। अब क्या हुआ, यहाँ भी एक काम कंप्लीट हो गया, यहाँ भी एक काम कंप्लीट हो गया, ठीक है, दोनों काम क्या हो गए अब कंप्लीट है। ये भी वही काम था, ये भी वही काम था, सेम काम। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। तो 10T प्लस 9 सही 2/3 U इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10U प्लस 9 सही 1/2T। निकाल लेते हैं, 9.5 इधर लाते हैं तो 1/2T इधर बच जाएगा, और इधर लाते हैं तो कितना होगा, 1/3 इधर बच जाएगा U। तो T और U का रेशियो कितना आ जाएगा हमारा, 2/3, कितना 2/3। अब पूछ रहा है कि उमंग के संबंध में तन्मय की दक्षता, उमंग के संबंध में तन्मय की दक्षता कितनी है। तो उमंग के संबंध में तन्मय, तो तन्मय 2 उमंग 3, इफिशियंसी की परसेंटेज कितने हो जाएगी, उमंग ये और सॉरी उमंग के संबंध में पूछ रहा है तो उमंग नीचे और तन्मय ऊपर। अब परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से गुणा। जिसके संबंध में पूछ रहा है उसको हमेशा मैं क्या करता हूं, नीचे रखते हैं, ठीक है। उल्टा रख दिया क्या मैंने, चलिए सॉरी गलती हो गई, फिर से मिटा देता हूं इसे। उमंग कितना है, जिसकी जिसके संबंध में पूछे, जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसको हम क्या करते हैं, नीचे रखते हैं। उमंग के संबंध में पूछ रहा है तो उमंग के रिस्पेक्ट में तो उमंग कितना है 3, और किसकी पूछ रहा है, तन्मय की, तन्मय कितना है 2। सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा हमारा 66.66%, ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ये, अब पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है।
चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है एक बिल्डर ने 55 दिनों में एक काम करने का बीड़ा उठाया और 144 लोगों को नियुक्त किया। मतलब वो क्या, 144 लोगों को ले करके 55 दिनों में काम समाप्त करने का ठेका ले लिया कि मैं 144 लोगों के साथ काम करूंगा, 55 दिन में कोई भी काम समाप्त कर दूंगा, ठीक है। लेकिन 22 दिनों के बाद उसने पाया कि उसने पूरे काम का 3/7 भाग किया, ठीक है। 3/7 भाग पूरा कर लिया, तो वह कितने लोगों को हटा सकता है ताकि काम समय पर पूरा हो जाए। मतलब वो कह रहा है कि कितने दिनों में, 22 दिनों में 7 का टोटल 7 काम है, तो 3 भाग समाप्त हो गया, 7 भाग में 3 भाग समाप्त हो गया, 4 भाग बचा है, जो कि उसे क्या करना है फिर 33 दिनों में करना है। मतलब जो टाइम लिया है वो उसी टाइम में देगा, ठीक। तो कितने लोगों को, मजदूरों को हटा सकता है, तो ये मुझसे पूछ रहा है, ठीक। तो कह रहा है मजदूर एंड टाइम अपॉन क्या हो जाएगा, ये वर्क। मजदूर 1 टाइम T1, मजदूर 2 टाइम T2 अपॉन वर्क 2। ये फॉर्मूला होता है, ये सब तो जानते ही हैं आप, ठीक है। तो मजदूर कितने कह रहा है कि 55 दिनों में एक काम पूरा करने का बीड़ा उठाया, तो 144 मजदूर थे। 22 दिनों के बाद उसने पाया कि उसने पूरे काम का 3/7 भाग पूरा कर लिए, तो मजदूर कितने थे 144, ठीक। और कितने दिनों में, 22 दिनों में। अब टोटल कार्य का ये है 7, टोटल हमारा कार्य कितना है 7, जिसमें से उसने पूरा कर लिया 3। अब मजदूर की संख्या पूछ रहा है, ठीक है, कि कितना रखना है कितना हटाना है। तो हम बाद में, उसने मजदूर कितना काम कर रहे हैं x मान लिया, और टाइम बचा कितना है हमारे पास, 55 में से 22 गया, 33 दिन में काम करना है x मजदूर लेकर के, और काम कितना करना है 4। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 दूना 22, 11 तियां 33, ठीक है। तो 3 चौक 12, 3 और 24, 16 तियां 48, तो 16, इधर ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, x 16 अट्ठे 128। अगले 33 दिनों के लिए उसको कितने मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 22 दिन तो काम कर लिया, अब अगले 33 दिनों के लिए उसको कितने मजदूरों की जरूरत पड़ेगी 128, ताकि काम समय पर समाप्त हो सके। तो लेकिन मजदूर कितने थे 144, तो अब हटाना किसको है, 144 में से 128 घटा देते हैं, तो कितने लोगों को हम हटा सकते हैं, 16 लोगों को। कितने लोगों को, 16 लोगों को हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप पढ़िए, फिर मैं बताता हूं इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। कह रहा है एक वस्तु 20% लाभ पर बेची गई, यदि इसे 50 रुपये कम पर खरीदा जाता और 25 रुपये कम पर बेचा जाता, तो 10% अधिक लाभ होता। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि 10% का लाभ होता, 10% मोर देन 10%, ठीक है, 10% अधिक लाभ होता, प्रॉफिट ऑफ 10% मोर, ठीक है। तो पहले 20% का लाभ हो रहा था, अब 30% का लाभ होता, ठीक है। चलिए, तो 20% का मान कितना होता है 1/5, मतलब अगर हमारी CP 5 होती तो 1 का लाभ होता, ठीक। तो पहले कंडीशन ले लेते हैं, हम मान लेते हैं हमारी CP कितनी थी 5x, तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी अगर प्रॉफिट 1 का लेना है, तो 6x मान लेते हैं, ठीक है, 6x हो जाएगी। अगर मैंने CP 5 माना है तो एक प्रॉफिट मतलब 6x पे बेचेगा तभी ना 1 की प्रॉफिट होगी, और प्रॉफिट कितना है x की। आगे कह रहा है सेकंड कंडीशन में, ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, आगे कह रहा है अगर इसे 50 रुपये कम पर खरीदता, अगर इसे 50 रुपये कम पर खरीदता, तो अब हमारी जो CP थी 5x थी,
लेकिन अब 50 रुपये कम में खरीद रहा है। फिर क्या कह रहा है, और 25 रुपये कम पर बेचता। हमारी सीपी 6x में बेच रहा था, लेकिन अब कह रहा है 25 रुपये कम में बेचता पुराने CSP से, ठीक है, सेलिंग प्राइस से। तो अब हमें प्रॉफिट कितने की होती है, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, प्रॉफिट। 6x में 5x गया तो x, और उसके बाद ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 25 की प्रॉफिट हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि 10% अधिक लाभ होता है, ठीक है। यहां से अगर हम प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। 5x माइनस 50, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते थे, 100 का गुणा। कह रहा है कि प्रॉफिट जो होगा 10% अधिक, मतलब यहाँ पे जो अभी तक 20% प्रॉफिट हो रहा था, 10 मतलब यहाँ पे 30, प्रॉफिट कितना दिया है हमारा, 30% दिया है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 5 कॉमन ले लिया, x माइनस 10 इंटू 100, ठीक। काट देते हैं, कितना 20, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इधर इसका गुणा इधर कर देते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 30, और इसका गुणा अगर इधर कर दिया तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 50। अब सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो x बराबर कितना आ जाए हमारा, 55। कितना आ गया, 55। तो हमसे क्या पूछ रहा है, वस्तु का लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी थी, कॉस्ट प्राइस हमारी थी कितनी, 5x। x का मान पता चल गया, कितना, 5 25, 5 20, 270 आ रहा है, कहाँ गड़बड़ हुआ भाई। x प्लस 25, 20 पंचे 5, विषम में 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 30% की प्रॉफिट हो रही है, 30%, इधर तेजते हैं 30, सॉरी, यहाँ पे 30 और 50 कितना होगा, 80 होगा, कितना होगा, 80। तो x बराबर 80, तो 5x बराबर कितना, 8 पंचे 40, कितना हमारा आ गया CP 400, कितना आ गया, 400 रुपये, ठीक है। कितना हमारा आ गया, 400 रुपये। तो ये हमारा था बेसिक से करने का, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन हम बेसिक से ही करते हैं। तो इसका एक और ट्रिक मैं बताता हूँ, जिसे आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो इसके लिए मैं अच्छे ट्रिक भी बताना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए क्या करते हैं, मिटा देते हैं इसको। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, ठीक, वरना मैं मिटा रहा हूँ, ठीक। चलिए ट्रिक बताता हूँ इसका। कह रहा है कि पहले एक वस्तु को 20% लाभ पे बेचा जाता है, पहले वो 20% लाभ पे बेच रहा था, तो हमारी CP कितनी होगी और SP कितनी होगी, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। मतलब अगर 20% का मान कितना होता है, 1/5, अगर 5 की सामान थी तो हम बेच कितने रुपए रहे थे, 6 पे। बाद में उसे 10% अधिक लाभ होता है, अब 30% का लाभ हो रहा है। अगर 30% का मान कितना होता है, 1/10, 3/10, सॉरी 3/10 होता है। अगर वस्तु हमारी 10 की थी तो अब बेच कितने में रहे हैं हम, 13 में, तभी तो 30% का लाभ होगा, ठीक है। बाद में ये कह रहा है कि, ठीक है, कह रहा अब ये हमारा आ गया इनिशियल में हमारा ये था, फाइनल रेशियो ये हमारा आ गया। कह रहा है कि उसे 50 रुपये कम में खरीदी होती, मतलब CP जो थी हमारी पहली 50 रुपये कम में खरीदी होती। अगर वो कम में खरीदने के लिए कह रहा है तो हम क्या करेंगे, घटाने के लिए कह रहा है तो हम यहाँ क्या करेंगे, जोड़ देंगे, उल्टा करते हैं, बस ये बात याद रखनी है हमें। और 25 रुपये कम में बेचने को कह रहा है तो हम क्या करेंगे, 25 रुपये जोड़ देंगे। मतलब जहाँ पे घटाने की बात आए वहाँ हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं उसमें। तो ये हो गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, इसका गुणा इधर करके, इसका गुणा इधर करके घटा देते हैं।
तो 13×5 = 65, कितना 65। कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आसानी हो आपको समझने में। 13×5 = 65 और 10×60, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13×5 = 650 और 10 तो गुणा करेंगे इसमें 250। क्या किया, घटा दिए इसमें, तो यहाँ क्या आ गया 5 यूनिट। 5 तो हम यूनिट मान लेते हैं, 5 यूनिट। और यहाँ पे कितना आ रहा है वैल्यू में, 600 में से 250 गया 4, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया हमारा 80। तो हमारी कॉस्ट प्राइस थी कितनी शुरू में, 5 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट का मान अगर 80 आ रहा है तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 × 80 कितना 400। यही तो हमारी क्या है सीपी है, ये हमारी सीपी है। तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ट्रिक में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ सॉल्व कैसे करना है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए एक बार 2 बार, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, ये मत कहिए कि एग्ज़ाम आएगा तब हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, या अभी तक हमने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है तो हम क्यों प्रैक्टिस करें। आप देखते रहिए वीडियो को। मैं ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, मैं तो समझा के आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या होगा, जब आप पढ़ेंगे बेसिक से पूरा चैप्टर वाइज, तब भी ये चीज़ें आपकी प्रॉफिटेबल होंगी और आपको ये बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी मिक्स क्वेश्चन करने में। आपका दिमाग इतना साफ हो जाएगा कि आप मिक्स क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन को, चलिए मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। तो 2 वस्तुएं, पेन और पेंसिल का लागत मूल्य, 2 वस्तुएं हैं इसमें, पेन और पेंसिल। पेन और पेंसिल है, इसकी सीपी दे रखी, लागत मूल्य मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। रेशियो में दे रखा है 2 पेन का है और 5 पेंसिल का है, ठीक है। आगे कह रहा है पेन को लाभ पर बेचा जाता है जबकि पेंसिल को घाटे पर। इस प्रकार बेचा जाता है कि लाभ और घाटे का प्रतिशत जो है वो क्या है, बराबर है। और पेन और पेंसिल के बिक्री मूल्य, अब एसपी दे रखा है हमारा, सेलिंग प्राइस कितनी दे रखा है, 3 और 5, ठीक है। ये हमारी कॉस्ट प्राइस दे रखा है, तो हम इसे क्या मान लेते हैं 2x 5x 3y 5y। ये रेशियो में थे, मैंने इनका क्या किया 2x 5x मान लिया और 3y 5y पेंसिल की, ये इनकी सी कॉस्ट प्राइस मान लिया, ये इनकी सेलिंग प्राइस, ये इनकी कॉस्ट प्राइस, ये इनकी सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो कह रहा है कि क्वेश्चन में ये कह रहा है पेन को लाभ पर बेचा जाता है, इसको प्रॉफिट पे बेचा जाता है, इसको लॉस पर बेचा जाता है। लेकिन लाभ और घाटे का जो परसेंटेज है वो आपस में बराबर है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कह रहा है लॉस परसेंट। क्या कह रहा है, प्रॉफिट परसेंट बराबर लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का मान क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। और लॉस परसेंट का मान क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी। तो ये क्या है, पेन प्रॉफिट पे है, पेंसिल लॉस पे है, ठीक है। ये हमारा सीपी पेन का है, ये पेंसिल का है, ये हमारा पेंसिल का है। तो ये पूरा पेन का है, ये पूरा पेंसिल का है। तो प्रॉफिट हमें कितने की हो रही है, अगर मैं 3y में से 2x घटा दूं तो हमें पता चल जाएगा ना, जिस सेलिंग पे हमने बेचा है अगर इसमें कॉस्ट प्राइस घटा दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या 3y माइनस 2x, मैंने 3y पे बेचा और ख़रीदा कितने पर था 2x पे, और हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है 2x, बराबर लॉस पे यहाँ बेचा। तो मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है हमारी और सेलिंग प्राइस कम है। तो कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है 5x और सेलिंग प्राइस 5y। अब हमारी कॉस्ट प्राइस कह रहा है यहाँ पे कितना होता है, कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 5 है। दोनों बराबर है, यहाँ भी x है यहाँ भी, कैंसिल हो जाएंगे।
अब क्या करते हैं, इसका गुणा इधर कर लेते हैं, इसका गुणा इधर कर लेते हैं। तो गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 5 3 15y, 5 दूनी 10x माइनस 10x, और इधर कितना, 2 का गुणा करेंगे 10x, और इधर इसका करेंगे तो माइनस 10y। सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 10x इधर ले जाते हैं और 10y इधर ले आते हैं तो क्या होगा, 25y, और इधर कितना 20x हो जाएगा हमारा। तो 5 से कट रहा है तो 5 25, 5 चौक 20, x बाई वाई का रेशियो कितना आ गया, 5/4। एक्स वाई का रेशियो कितना आ गया, 5 और 4। तो हमसे पूछ क्या रहा है, ठीक है, फाइंड द लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज कौन सा हमारा, ये लॉस परसेंटेज। तो लॉस कितने का हो रहा था हमारा, यहाँ से देख लेते हैं, ये लॉस परसेंट तो ये भी हमारा है। तो लॉस परसेंट मान कितना था, 5x माइनस 5y, ठीक है। लॉस परसेंटेज में इतना ये फॉर्मूला होता है P/CP × 100 होता है। मैंने 100 इसलिए नहीं लिखा कि आपस में कट जाएंगे, ठीक है, तो 100 कट जाते हैं इसलिए मैंने डायरेक्ट इतना लिखा था। तो फॉर्मूले में ये कह रहा है, ठीक, 5x माइनस 5y अपॉन कितना, 5x। लॉस परसेंटेज का मान यही है, × 100, ठीक है। तो अब 5x का मान कितना दिया है, 5, और ये 5। अगर मैं इसको मान लीजिए अभी रेशियो में है, तो अगर वैल्यू में चेंज करना चाहूँ तो 5k का गुणा कर देता हूँ, इसमें 4k मान लेता हूँ, k का कर दिया। तो यहाँ पे 5k माइनस y का मान कितना है, सॉरी 5 गुणित्य 5k, और 5 ये है, और ये 5y का मान कितना है, 4k, कितना है 4k, यहाँ पे 5, और x का मान कितना है 5k। तो × 100 देखा जाए तो k सब में कॉमन है, तो कॉमन यहाँ निकाल के ये काट देते हैं। यहाँ 5 25, 25 में से 20 गया कितना, 5, और यहाँ पे 25 × 100। तो अब कितना आ जाएगा, 5 25 20। लॉस परसेंटेज कितना है हमारा, 20%, ठीक है, कितना है 20%। तो समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, पढ़िए आप लोग, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ करना कैसे है। आकाश और विनय की के बीच उम्र का अंतर विनय और चंदन के बीच की उम्र का अंतर से दुगना है। आकाश और विनय के बीच उम्र का अंतर मतलब हो सकता है विनय बड़ा हो आकाश छोटा, आकाश बड़ा हो विनय छोटा। तो दो कंडीशन हो सकती है यहाँ भी, आकाश में से विनय को घटाएं या विनय में से आकाश को घटाएं, बस उनके बीच का उम्र का अंतर दिया है। तो ठीक है, छोड़िए इसके, आगे चलते हैं। पहले 3 साल पहले आकाश ने अपना 5वां जन्मदिन मनाया था। अगर 5 साल पहले उसने 3 साल पहले उसने 5वां जन्मदिन मनाया था, तो 3 साल पहले वो कितना बड़ा था, 5 साल। लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो कितना बड़ा हो गया है, प्रेजेंट टाइम में आकाश कितना बड़ा हो गया। 3 साल पहले उसने कितना मनाया था, 5वां जन्मदिन। तो 3 ए की आकाश की प्रेजेंट एज ए है, 3 साल पहले 3 घटा दिया, और 3 साल पहले उसका कौन सा जन्मदिन था, 5वां, तो वो उस टाइम 5 साल का था। अब प्रेजेंट एज में कितने साल का होगा, 8 साल का। ठीक है, कह रहा है कि जन्मदिन मनाया था और 3 साल बाद वह विनय से आधा हो जाएगा। 3 साल बाद वह कितना होगा, 3 साल बाद
वह कितना बड़ा हो जाएगा, 11 साल का। तो वो क्या होगा, विनय का आधा होगा। किसका, विनय का आधा। मतलब विनय 22 साल का होगा 3 साल बाद। ठीक है, 3 साल बाद वो 22 सालों का होगा। तो विनय की प्रेजेंट एज कितनी होगी, विनय की प्रेजेंट एज कितनी होगी, 3 साल बाद वो 22 साल का हो रहा है, तो अभी क्या है, 19 साल का। होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है कि आकाश और विनय के बीच का उम्र अंतर। यहाँ पे विनय बड़ा है, आकाश छोटा है, तो विनय को बड़ा मान लेते हैं, आकाश को छोटा, घटा देते हैं। कह रहा है कि विनय और चंदन, विनय और चंदन की उम्र के बीच के अंतर का दुगना है। कौन दुगना है, ये विनय और चंदन की उम्र के बीच का दुगना है। विनय और चंदन की उम्र के बीच के अंतर का दुगना है कौन, ये। ठीक है, अब विनय का मान दिया है कितना, 19 साल का है अभी। आकाश 8 साल का है। यहाँ पे विनय कितने साल का है, 19 साल का है। और चंदन का तो पता नहीं है हमें, तो चंदन का पूछ रहा है, तो 2 कितना है, 11/2, 19 माइनस सी, तो ये क्या है, 5.5, 19 माइनस सी, तो सी बराबर कितना, 19 में से 5.5 गया तो कितना, 13.5। अभी जो है उस चंदन कितना बड़ा है, चंदन कितना बड़ा है अभी, 13.5 साल का है, 13 साल 6 महीने का। ठीक है, तो ये बहुत हार्ड नहीं था, समझ में आ गया होगा आपको आसानी से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, इसे आप पढ़िए, फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है एक राशि का को चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बैंक ने निवेश किया, बैंक में निवेश किया। पहले और तीसरे वर्ष के बाद ब्याज सहित कुल राशि, ब्याज सहित कुल राशि मतलब अमाउंट दे रखा है उसने। ठीक है, मिश्र धन जिसे हिंदी में कहते हैं, मिश्र धन उसने दे रखा है 1200 रुपये और 1728 रुपये। तो एक साल बाद, अगर एक ईयर बाद क्या दे रखा है, अमाउंट कितना है मिश्र धन, 1200 रुपया। ठीक है, और 3 साल बाद इसने दे रखा है अमाउंट, ठीक है, अमाउंट कितना, 1728 रुपया। तो आपको पता है कि ये कितने का मान है, ये कितने का मान है, एक साल बाद ये 1200 रुपये है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं हमारा ये प्रिंसिपल हो गया, और फिर 2 साल बाद कितनी राशि हो जा रही है, और 2 साल बाद 1728 रुपये हो जा रही है। ठीक है, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + R/100 इंटू टाइम। यही तो होता है फॉर्मूला, ये भी तो आपको पता ही है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक साल बाद 1200 रुपये मिश्र धन मिला। ठीक है, तो 1200 रुपये क्या करता हूँ मैं, अमाउंट मान लेता हूँ, जो कि 2 साल बाद बढ़ करके, अब एक साल तो बीत ही गया, 2 साल बाद वो क्या हो रहा है, 1728 रुपये हो जा रहा है। कितना हो रहा है वो, 1728 रुपये। ठीक है, तो 1728 रुपये हो जा रहा है पहले और तीसरे वर्ष के बाद ब्याज सहित कुल राशि। ठीक, तो अमाउंट हमारा क्या हो जा रहा है, 3 साल बाद 1728 रुपये। ठीक, और एक साल बाद जो मिला, एक साल बाद 1200 रुपये मिला, मैं उसे क्या मान ले रहा हूँ, प्रिंसिपल। मान क्या ले रहा हूँ, एक साल बाद जो मिश्र धन आया उसको प्रिंसिपल बना दिया हमने, और जो टाइम था 3 साल, वो अब बचा 2 साल। ठीक है, तो 1 + R/100, टाइम कितना बचा, अब 2 साल आगे। अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1728/1200
1 प्लस आर अपॉन 100 टू स्क्वायर, कितना 12 से कटेगा, 12 एक का 12, हाँ 1728 है, तो 12 का क्यूब है तो कितना 144, यहाँ 100, ठीक है। 4 से कटेगा 25, 4 छंग 24, अच्छा 4 तिहाई 12 और 4 छंग 24, 36/25 किसका स्क्वायर है, 6/5 का स्क्वायर है ये। और यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 1 प्लस r/100 का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो आपस में क्या होंगे, आधार बराबर होंगे, तो 6/5 1 प्लस r/100, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ 1/5 उड़ते 100 हो जाएगा। r का मान कितना आ गया 20, r का मान कितना आ गया हमारा 20%। हमसे पूछा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, कितना क्या पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20%। कौन सा हमारा सही है, ये। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, इसे आप पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व करना कैसे है। आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार 2 बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो रोक के, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। चलिए, आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। कह रहा है एक दुकानदार 20% घाटा होने का दावा करता है, मतलब वो कह रहा है कि मैं 20% कोई भी सामान बेच रहा हूँ तो 20% के लॉस पे बेच रहा हूँ, लेकिन वो 1 किलोग्राम के स्थान पे 700 ग्राम वजन का उपयोग करता है। अब उसको बेईमान कर रहा है, यहाँ अगर सामने वाला कस्टमर उससे 1 किलोग्राम मांग रहा है, लेकिन वो दे कितना रहा है 700 ग्राम, मतलब 300 ग्राम का वो प्रॉफिट ले रहा है। यदि चावल का लागत मूल्य 50 रुपये प्रति किलोग्राम है तो वास्तविक लाभ या घाटा का प्रतिशत क्या होगा। तो परसेंटेज बताने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट, ठीक है, या सेलिंग प्राइस पता चल जाए तब भी तो हम प्रॉफिट निकाल लेंगे उसमें से, ठीक है। तो कह रहा है सीपी एंड एसपी चाहिए, सीपी एंड एसपी कह रहा है कि 20% घाटे पे बेचता है, 20% का मान कितना होता है 1/5, मतलब अगर सामान 5 का था तो वो बोल रहा है कि मैं 1 का घाटा करके 4 पे बेच रहा हूँ, मतलब 20% का घाटा करके 4 पे बेच रहा हूँ, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 700 ग्राम वजन देता है। वो कह रहा है अगर कस्टमर कोई है उससे 1 किलोग्राम मांग रहा है, तो अब वो क्या कर रहा है 300 ग्राम का प्रॉफिट मार करके कितना दे रहा है वो अपनी जगह से 700 ग्राम, कितने का प्रॉफिट कर रहा है 300 ग्राम का। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 2 आ गया, 7 यहाँ बचा और यहाँ 4 दूनी 8, मतलब ये हमारी सीपी ये हमारी एसपी प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है 7 पर। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंटेज 100 का गुणा कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा हमारा 14.28%। हमें ज़रूरत पड़ी चावल के लागत मूल्य की, क्योंकि हमें सीपी पता चल गया, एसपी पता चल गया, भले रेशियो में, ठीक है, रेशियो में हो चाहे जिसमें हो, हमें पता चल गया ना, तो हमें प्रॉफिट ही तो निकालना है या लॉस निकालना है, जो भी निकालना था प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था हमने प्रॉफिट निकाल दिया, तो कितना आ गया 14.28%। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है एक पानी की टंकी को भरने के लिए 25 मग पानी डालना पड़ता है। अगर कह रहा है पानी की कोई टंकी है, उसमें अगर 25 मग पानी डाल दिया जाए तो टंकी भर जाती है। एक व्यक्ति टंकी भरना चाहता है, लेकिन वह केवल तब ही मग उठा सकता है जब वह 5/8वां भाग भरा हो। कोई मग है, जब उसका 5/8 भाग भरा होता है तभी वो मग उठाता है और भरने के लिए उसके क्या करता है टंकी में डाल देता है।
यदि व्यक्ति ने पानी की टंकी को पूरा भरने के लिए 75 बार पानी डाला, 5/8 मग कोई उठाता है, उसमें 5/8 भाग भरा हुआ है और उसको टंकी को भरने के लिए वो 75 बार डालता है, तब जाके टंकी भर जाती है। तो वही पूछ रहा है कि x का संभावित मान कितना होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारी मग की जो वैल्यूम है, वैल्यूम ऑफ मग की वैल्यूम कितनी है, मग की वैल्यूम मान लेता हूँ कितनी है हमारी, x दिया है, सॉरी मत मानिए नहीं गड़बड़ हो जाएगा, a मान लेते हैं। ठीक है, और टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी, कैपेसिटी ऑफ टंकी, टंकी की क्षमता, टंकी की वैल्यूम मान लेते हैं। टंकी की वैल्यूम कितनी हो जाएगी, अब मतलब जो भर गई टोटल, अगर एक बार एक मग में a लीटर आ रहा है, मतलब a आ रहा है, तो 25 मग भर रहा है, 25 मग में क्या हो रहा है, पूरा का पूरा भर जा रहा है। तो ये हमारी क्या आ गई, टंकी की वैल्यूम 25A। ठीक है, टंकी की क्षमता हमारी कितनी हो गई, 25A। आगे कह रहा है जब वो 5/8वां भाग भर रहा हो, मतलब 5 मग का 5/8 भाग भरा हो, तो वो उठा के टंकी में डाल देता है, तो 75 बार डालता है। अगर एक बार में टंकी का 5/x भाग जाता है और टोटल 75 बार भरता है। ठीक है, एक बार में 5/8 किसका, अगर मग की वैल्यूम जो है उसका 5/8, ये मग की वैल्यूम का 5/8 भाग पानी है इसमें। अगर कोई मग है तो ए उसमें पूरा है भर के वैल्यूम उसकी, लेकिन उसका 5/x भाग, कितना, 5/x भाग भरा जाता है। और कितनी बार वो भरता है, 75 बार, तब जाके टंकी भर जाती है। और ये टंकी की क्षमता कितनी है, 25 है। मतलब यहाँ भी टंकी पूरी भर रही है, मतलब टंकी की क्षमता इतनी है, और यहाँ भी टंकी की क्षमता इतनी है। तो ए से ए कैंसिल, 25 × 75, 5 × 15, x इधर चल जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 15 आ गया। कितना आ गया हमारा, x का मान 15। कौन सा सही है हमारा, तो समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो रोक के, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। चलिए, आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है राहुल अपने साथ एक निश्चित राशि, मतलब अमाउंट पैसा उसने दे नहीं रखा है, अमाउंट कि कितना लेके जाता है, लेकिन लेके जाता है। और वह 30 किताबें या 36 कापियाँ, जो वो पैसा लेके जाता है उसमें या तो वह 30 किताबें खरीद सकता है या 36 कापियाँ खरीद सकता है। अगर कोई एक खरीदे, अगर वो किताब खरीदता है तो 30 किताब खरीद सकता है, और 36 कापी खरीद सकता है अगर कापी खरीदता है। तो वह बस के किराए के लिए 20% क्या अपने पास रख लेता है, जो अमाउंट ले जाता है उसका 20% अपने पास रख लेता है, और 18 कापियाँ खरीदता है, और जो अमाउंट बच गया उसमें वो क्या करता है, किताब खरीदता है। तो वो हमें बताना है कि किताब कितना खरीद सकता है वो। हम मान लेते हैं, क्योंकि इसके पास अमाउंट दिया नहीं है, मान लेते हैं कि राहुल के पास जो अमाउंट है वो कितना है, 30, 36 कैंसिल होगा, तो मान लेते हैं 180, 180 x मान लेते हैं। मैंने 180 इसलिए माना कि 30 से भी डिवाइड हो जाएगा, 36 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा माना। ठीक है, आप मानने को कुछ भी मान सकते हैं, दशमलव में आएगा, जिससे सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैंने 180 माना, जाके आसान हो। अगर वो 30 कापी खरीदता है, 30 कापी खरीदता है, तो पर कापी की कीमत कितनी होगी, पर किताबों की कीमत कितनी होगी, कापी नहीं किताब है, सॉरी, 30 किताबें खरीदता है तो प्रति किताबों की कीमत कितनी होगी, 180 रुपये है, और उतने में वो क्या करता है, 30 किताबें ही खरीद सकता है। तो एक किताब की कीमत कितनी हो गई, अगर 180 रुपये में 30 किताब खरीद सकता है, तो एक किताब की कीमत आप बता ही सकते हो कितनी होगी, 6x। ठीक है, अगर वो किताब ना खरीद के 36 कापी खरीदता तब, तो
कॉपी की कीमत कितनी होती? प्रति कॉपी की कीमत कितनी होती? फिर 180 रुपये था, लेकिन वो 36 कॉपी खरीद रहा है। 180 x रुपये था और 36 कॉपी खरीद रहा है, तो पर कॉपी की कीमत कितनी हो जाएगी? 36 पंचे 180, तो मतलब 5x। इससे हमें पता चल गया कि जो है कॉपी और किताब की पर एक किताब की कीमत, एक कॉपी की कीमत कितनी है। ठीक है, लेकिन अब क्या कह रहा है, हम उसके पास अगर 100x है, और सॉरी 180 रुपया है, 180x रुपया है, लेकिन उसका क्या करता है, वो 20% निकाल लेता है। किसके लिए? बस के किराए के लिए। तो 180 का 20% कितना होता है? 180 का 20% कितना होता है? 36x। 10% 18, तो 20% कितना? 36। और 36 निकाल दिया इसमें से, 180 से 32 के पास रिमेनिंग कितना बच गया? इसके पास रिमेनिंग कितना बच गया पैसा? रिमेनिंग मनी कितना बच गया? 144 रुपया। अब 144 रुपये में वो 18 कापियाँ खरीदता है। 18 कापियाँ, तो 18 कापियों की प्राइस कितनी हो जाएगी? मूल्य टोटल 18 कापी, और एक कापी की प्राइस कितनी है? 5x। तो 18 कापियों की प्राइस कितनी हो गई? 90x। ठीक है, उसने क्या किया, 90x में कॉपी खरीदी। अब उसके पास रिमेनिंग मनी कितना बच गई? अब उसके पास रिमेनिंग मनी कितना बच गई? 144x में से 90x का उसने कॉपी खरीद ली। अब उसके पास कितनी बच गई? 54x। 54x बच गई। अब वो कह रहा है शेष राशि वह किताबों खरीदता है, तो वह किताब कितनी खरीद सकता है? 54 रुपये में उसे क्या करना है? किताब खरीदना है। तो कितनी किताब खरीद सकता है? तो एक किताब की कीमत कितनी है? एक किताब की कीमत है हमारी 6 रुपया। तो 54 रुपये में कितना, 54x रुपये में कितनी किताब खरीद सकता है? तो हम भाग दे देंगे, 54x रुपये हमारे पास, एक किताब की कीमत 6x है, तो कितना आ जाएगा? 6 9 54, x कट गया, 6 9 54। वो कितनी किताब खरीद सकता है? 9 किताब। कितनी किताब खरीद सकता है वो? 9 किताब। तो हमारा कौन सा आंसर सही है? ये। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा कि आप पहले सॉल्व करने, वीडियो रोक के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप लाइक कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि उनका भी भला हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।